ऐसा क्या हुआ है कि रुपी जो है अपने रिकॉर्ड लो पर आ गया है अगेंस्ट यूएस डॉलर। अभी जो हमारे ग्लोबल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स हैं उनकी वजह से ये देखा गया है कि रुपी जो है अपने डिक्लाइनस लो पे आ चुका है। और आज इस सेशन में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ऐसा क्या चल रहा है हमारी ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमी में कि रुपी अगेंस्ट डॉलर हिट कर चुका है 85 रुपीज पर अगेंस्ट $1 का मार्क। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम है शुभांगी सिंह और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज हैपनिंग इन द इंटरनल एज वेल एज ग्लोबल इकोनॉमी कि रुपी ने रिकॉर्ड लो हिट किया है। रिकॉर्ड लो हिट किया है ऑफ 84 और ये हो रहा है बिकॉज ऑफ increased FPI foreign portfolio investment sell off and rising oil prices। इसको हम डिटेल में समझेंगे और हम जानेंगे इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं, इससे क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकती है और हमें इसको एड्रेस करने के लिए क्या करने की जरूरत है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगी कि स्टूडेंट्स जो हैं प्रिपरेशन करना चाहते हैं बट इश्यूज फेस कर रहे हैं फाइनेंशियली, चहल एकेडमी उनके लिए इस दशहरा पर ये एक गिफ्ट लाया है इंटेंट के साथ कि उनको हम फैसिलिटेट कर पाए। यूपीएससी के जो ऑनलाइन लाइव फाउंडेशन बैचेस हैं और साथ ही साथ यूपीएससी के रिकॉर्डेड फाउंडेशन जो बैचेस हैं उन पर अप टू 50% डिस्काउंट अवेलेबल है। यू कैन यूज द गिवन कोड हेयर और लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप इसको यूटिलाइज करके अपना प्रेपरेशन जो है उसको फर्दर स्ट्रेंथन कर सकते हैं और बढ़िया बना सकते हैं। सो कमिंग बैक टू अ टॉपिक, इंडियन रुपी ने एक हिस्टोरिक लो हिट किया है 84 रुपीज पर डॉलर का मार्क और ये पहली बार देखने को मिला है। इंट्राडे में अगर हम बात करें एज पर द मार्केट फोर्सेस, पहली बार यहां पर 84.10 आया है रुपीज अगेंस्ट यूएस डॉलर। इससे पहले जो क्लोजिंग थी वो 84.07 थी और अगर हम प्रीवियस डे की बात करें तो इट क्लोज्ड अराउंड 83.98। ये वीकेस्ट लेवल देखा गया है रुपी का जब ये लास्ट टाइम अक्टूबर में 83 का मार्क टच करके आया था। बट इस बार रिकॉर्ड लो अक्टूबर 2022 का भी टूट चुका है और रुपी जो है स्टैंड करता है एट 84 अगेंस्ट 1 यूएस डॉलर। अब अगर हम यहाँ मेजर फैक्टर्स की बात करें जिनकी वजह से ये डिक्लाइन देखा गया है तो यहाँ पर दो मेजर फैक्टर्स ऑपरेट करते हैं। सबसे पहला है सस्टेन्ड विड्रॉल जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का देखा जा रहा है और यहाँ पर इसका मेजर रीजन है जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, स्पेशली टू बिग पावर्स इजराइल एंड ईरान, जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिसेशन, इकोनॉमिक स्लोडाउन की बात हो रही है। साथ ही साथ इंप्रूवमेंट देखी गई है चाइनीज इकोनॉमी में, तो इसलिए यहाँ पर इंडियन मार्केट में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज कर रहे हैं और यहाँ पर पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने ऑलमोस्ट 6 बिलियन यूएस डॉलर्स इंडियन स्टॉक्स जो हैं वो सेल आउट कर दिए हैं और साथ ही साथ 125 मिलियन यूएस डॉलर्स जो हैं विड्रॉ किए हैं इंडिया की डेट मार्केट से। ये बेसिकली डायरेक्टली ये दर्शाता है कि कॉन्फिडेंस जो है इन्वेस्टर्स का वो इंडियन मार्केट में डिक्लाइन हुआ है। बट इसके फैक्टर्स जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि मल्टीपल है। साथ यहाँ पर हमें यह समझना होगा कि इस वक्त ग्लोब में हमारे पूरे अक्रॉस द ग्लोब मल्टीपल इश्यूज चल रहे हैं, चाहे हम रशिया यूक्रेन की बात करें, इजराइल पैलेस्टीन की बात करें, ईरान की एंट्री बात करें इस कॉन्फ्लिक्ट में। तो यहाँ पर जो है एक क्योस मचा हुआ है और इस क्योस की वजह से कॉन्फिडेंस जो ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी में होना चाहिए वो नहीं देखने को मिल रहा है। सिमिलरली इस क्योस की वजह से, द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर्स की वजह से एक इकोनॉमिक स्लो डाउन भी एक्सपेक्टेड है जिसकी वजह से ये कॉन्फिडेंस लूज करता हुआ देखा गया है। एंड रीसेंट नंबर्स के हिसाब से चाइनीज इकोनॉमी जो है थोड़ा बेहतर परफॉर्म करने लगी है, इस वजह से चाइनीज मार्केट की तरफ भी रुझान है। इस वजह से यहाँ पर ये जो अनसर्टेनिटीज दिखने को मिली हैं उसकी वजह से ये जो डिक्लाइन हमने देखा है फॉरेन इन्वेस्टर्स का
इंडियन मार्केट में, और इस वजह से बहुत ज्यादा सस्टेन्ड सेलिंग हुई है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के द्वारा, जिसकी वजह से एक वीक पोजीशन में रह गया रुपीज, हमारी करेंसी जो है एक वीक पोजीशन में रह गई और फर्दर ड्रॉप हुई अपने लोएस्ट मार्क से। उसके अलावा एक और इशू है यहाँ पे, जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं, बिकॉज जो मिडिल ईस्ट एशिया में टेंशन जो बढ़ती हुई दिख रही हैं, उसका डायरेक्ट असर पड़ा है क्रूड ऑयल प्राइसेस पे, और क्रूड ऑयल प्राइसेस के जो बढ़त हुई है उसका एक भारी इंपैक्ट इंडिया झेलते हैं, क्योंकि इंडिया जो है अपने ऑयल रिक्वायरमेंट्स जो है उसका 80% इंपोर्ट करती है। इसीलिए छोटा सा भी फ्लक्चुएशन जो ऑयल प्राइसेस में देखा जाता है वो इंडिया के इंपोर्ट बिल को बहुत बड़ी तरीके से इफेक्ट करता है। और जब जब इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, यहां पर कॉस्ट ऑफ इंपोर्टिंग बढ़ेगी और यहां से इंडिया का जो ट्रेड बैलेंस है वो खराब होगा। जब ट्रेड बैलेंस खराब होगा तो करेंसी पर इफेक्ट देखने को मिलेगा और करेंसी वीक होगी। तो इन दोनों कंबाइंड फैक्टर्स की वजह से यहां पर हमें देखने को मिला कि रुपी जो है अपने रिकॉर्ड लो पॉइंट पर गया है ऑफ 84 रुपीज अगेंस्ट $1। अब हमें इसका इम्प्लीकेशन क्या देखने को मिलेगा, इससे इंपैक्ट क्या आएगा, इससे क्या दिक्कत हो सकती है, क्या सिचुएशन बेटर हो सकती है, अब हम उस बारे में समझेंगे। सबसे पहला हमें एक प्रॉब्लम होने वाली है कि जो इंपोर्ट कॉस्ट है वो डेफिनेटली बढ़ जाएगा। जैसे ही करेंसी वीक होगी इंपोर्ट कॉस्ट जो है बढ़ेंगे। एक वीक रुपी, हमारी जब डोमेस्टिक करेंसी वीक होती है उसकी वजह से इंपोर्ट्स जो हैं वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं। पहले जब जैसे आप $10 का कुछ मंगवा रहे थे तो वो आपको 830 का पड़ रहा था, अब वही सामान आप $10 में मंगवा रहे हैं तो आपको 840 का पड़ रहा है, आपको ज्यादा रुपीस देने पड़ रहे हैं वो सामान खरीदने के लिए। इस वजह से ओवरऑल हायर इंपोर्ट बिल आपको देखने का मिलेगा। साथ ही साथ ये जो इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा उससे होगा प्राइस राइज, और प्राइस राइज मींस इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर्स की परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी और उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है बढ़ जाएगा, यहाँ पर हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा इन्फ्लेशन पर, और इन्फ्लेशन से परचेजिंग पावर और कॉस्ट ऑफ लिविंग पर भी हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर इंडस्ट्रीज की बात करें तो इंडस्ट्रीज जो इंपोर्ट करती हैं अपना रॉ मटेरियल जैसे कि मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल्स, उनको भी अपने प्रोडक्शन कॉस्ट में बढ़ोतरी दिखेगी। प्रोडक्शन कॉस्ट जहां पे भी वो इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि रुपी वीक हुआ है, उनका भी इंपोर्ट बढ़ेगा और इसकी वजह से इंडस्ट्रीज का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इफेक्ट होते हुए दिखेगा। साथ ही साथ डेट सर्विसिंग इश्यूज आते हुए दिखेंगे। जो भी कंपनी या फिर हमारी गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट, जहां पर भी फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड डेट लिया हुआ है, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, अगर उन्होंने फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड लोन लिया हुआ है, डेट लिया हुआ है, एक कमजोर करेंसी, एक वीकर रुपी जो है, जो बर्डन है रीपेमेंट का वो बढ़ा देता है और इस वजह से फाइनेंशियल स्ट्रेस में भी हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। यहाँ पर डेट सर्विसिंग इश्यूज भी हमें देखने को मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पर एक छोटा सा सिल्वर लाइनिंग है, वो ये है कि जो बेनिफिट है वो एक्सपोर्टर को मिल सकता है। जब वीक रुपी होगा तो इंडियन गुड्स जो होंगे वो एक कॉम्पिटिटिव प्राइस पर अवेलेबल होंगे ग्लोबल मार्केट में, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स जो हैं वो यहाँ पर बूस्ट करेंगे। अब ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है? तो पहले जो $1 था, लेट्स से इट वाज फॉर 80 रुपीज, अब जो $1 है वो 84 रुपीज का है, राइट? पहले आपको जो $1 पे जितना सामान मिलता था, राइट, अभी भी उस $1 में आपको ज्यादा सामान मिलेगा। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट्स जो है उनको कंपैरेटिव एडवांटेज देखने को मिलेगा। इसका हम एक सिंपल एग्जांपल लेके समझते हैं। लेट्स से say $1 जो है हाइपोथेटिकली 40 रुपए का था पहले, अब जो है $1 हाइपोथेटिकली 84 रुपीज का हो गया है। और ऐसा कोई गुड है जो एक यूनिट 40 रुपए का आता है,
तो वहां पर $1 में पहले सिर्फ 1 यूनिट जा रहा था। अब क्योंकि यहाँ रुपी वीक हो गया है, $1 में 2 यूनिट जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट को है जो एडवांटेज देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर प्रेशर बढ़ेगा। यहाँ पर आरबीआई को, क्योंकि इंडिया में फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जिसको डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं, वो प्रैक्टिस किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन में इंटरवेन करता है करेंसी मार्केट में स्टेबलाइज करने के लिए डोमेस्टिक करेंसी जो कि रुपी है हमारा, उसको। अब इस वजह से यहां पर स्टेबलाइज करने के लिए आरबीआई को यूएस डॉलर्स जो हैं सेल करने पड़ेंगे अपने रिजर्व से, जिससे आरबीआई के रिजर्व्स में डिप देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहां पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि डिक्लाइनिंग रुपी जो है वो एक अच्छा साइन नहीं है। अभी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तो विड्रॉ हो ही रहा है, फर्दर डिक्लाइन अगर रुपी देखा गया तो ये एक अच्छा साइन नहीं है और फॉरेन इन्वेस्टर्स का और कॉन्फिडेंस जो है इंडियन इकोनॉमी में गिराएगा। इस वजह से कैपिटल इनफ्लोज जो है और साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इफेक्ट होती हुई दिखेगी। आगे अगर हम बात करें तो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ पर एक मेजर कंसर्न, एक मेजर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा अगर फर्दर रुपी का डिक्लाइन देखा गया। एंड इट इज वेल इन टाइम कि आरबीआई अब मैदान में आ जाए रुपी का फर्दर गिरना रोकने के लिए। बट उसके भी अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं। उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, यू कैन पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। नाउ अब यहाँ पर क्या किया जा सकता है, लेट अस टॉक अबाउट। सिचुएशन खराब है, बहुत लिमिटेड एस्पेक्ट्स है यहाँ पर जिसमें हमें सिल्वर लाइनिंग देखने को मिल रही है जस्ट फॉर एक्सपोर्ट। बट अगर इसको एड्रेस करना है इस सिचुएशन को तो क्या किया जा सकता है। सबसे पहले जरूरी है कि मॉनेटरी पॉलिसी एडजस्टमेंट्स लाए जाए। जब हम मॉनेटरी पॉलिसी एडजस्टमेंट्स की बात करते हैं तो हम कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट को जो है वो चेंज किया जाए ताकि हम इन्फ्लेशन जो हो रही है, जो प्राइस राइज हो रहा है, उसको मैनेज किया जा सके और रुपी को स्टेबलाइज करने की कोशिश की जा सके। साथ ही साथ आरबीआई को जुडिशियसली अपने यूएस डॉलर जो है मार्केट में इंटरवेन करके, फॉरेक्स मार्केट में इंटरवेन करके सेल करना चाहिए और रुपी की वैल्यू को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करना चाहिए। इसके अलावा जो इनकरेजमेंट, जो एक सिल्वर लाइनिंग मिल रही है कि ट्रेड बैलेंस इंप्रूव होगा, तो यहाँ पर इंसेंटिव्स इंप्लीमेंट कर देने चाहिए ताकि एक्सपोर्ट जो है वो बूस्ट हो और ट्रेड बैलेंस जो है इंप्रूव करे। ट्रेड बैलेंस इंप्रूव करेगा, वो करेंसी को स्ट्रेंथ देगा। साथ ही साथ इंपोर्ट सोर्सेज जो है जिन पे हम हेविली डिपेंडेंट हैं, ताकि जो रिलायंस है हमारा स्पेसिफिक इंपोर्ट्स पर वो कम हो। और स्पेशली इसमें से ऑयल की बात हो रही है ताकि ये जो करेंसी का इमीडिएट इंपैक्ट हमें मल्टीपल डायमेंशंस में देखने को मिलता है, स्पेशली हायर इंपोर्ट बिल, वो कम हो जाए। और साथ ही साथ फोकस किया जाए फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो अट्रैक्ट हो सके और वापस कॉन्फिडेंस गेन कर सके इंडियन इकोनॉमी में कि वो यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं और इंडिया जो है वो एक फेवरेबल डेस्टिनेशन है। With this we have completed the topic. I have also given a prelims practice question है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में देखे जाते हैं और ऐसे कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही फंडामेंटल और इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। The question says, consider the following statements regarding the decline of Indian rupee. First statement, a weaker rupee makes import more expensive, particularly for essential commodities. जैसा कि हमने पढ़ा है उस हिसाब से ये स्टेटमेंट सही है। Second statement, the depreciation of the rupee has no significant impact on inflation rate. ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि इन्फ्लेशन रेट पे जो है इम्पैक्ट होता है। And last statement, a declining rupee can benefit exporters, yes, by making Indian goods more competitively priced in global markets. Yes, this statement is correct. तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पर आंसर हो जाता है 1 and 3।
आई होप आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक पे काफी क्लैरिटी मिली हो। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए और कंटेंट समझने के लिए you can subscribe to our YouTube channel. Also, please like, share, and subscribe. That was all from my side. Thank you so much.